डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की। कुछ बातें करेंगे गहराई के साथ और इर्द गिर्द रहेंगे पैसे के, क्योंकि पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की अहमियत को हम समझते हैं और इसीलिए हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा चुनिंदा गेस्ट लेके आते हैं जिससे कि आप लोग ये सीख सकें कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और पैसे को कैसे ऑप्टिमल तरीके से पैसे को कहीं लगा के उस पर रिटर्न निकाला जा सकता है। पैसा ही सबकी ज़रूरत है और आज के टाइम में सबकी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं तो पैसे के सोर्सेज भी हमें बढ़ाने पड़ते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप डे टू डे में हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं और वो कई करोड़ों से ट्रेडिंग करते हैं। उनका नाम है आदित्य पचवारी जी। और आदित्य जी, ओवर टू यू। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आदित्य पचवारिया है। मैं तकरीबन 14-15 साल से लास्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं एक एल्गो ट्रेडर हूँ। इस मतलब मेरे सारे ट्रेड्स ऑटोमेटेड होते हैं। हम एक बैक टेस्टेड सिस्टम को रन करते हैं और काफ़ी बड़े फंड से ट्रेडिंग करते हैं। और बेसिकली टारगेट ये होता है कि साल का हम तकरीबन 20 to 25% निकाल पाएँ। तो हमारा गेम वॉल्यूम वाला है, कोई ज़्यादा रिटर्न्स टारगेट नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने लॉसेस को कम कर सकें मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि हम अपने फ़ंड को लीवर करके और लेवरेज लेके फिर काम करते हैं। तो दोस्तों, आज तक जो सबसे बड़ा ट्रेडर आप लोगों ने देखा है वो कितना बड़ा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या इससे भी ज़्यादा। आदित्य भाई इससे भी ज़्यादा बड़ा फंड मैनेज करते हैं, अपने लिए ट्रेड करते हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे कि जब बड़े पैसे की बात होती है तो किस तरह से साइकोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से अपनी भावनाओं पे संयम किया जाता है और किस तरह से उस इतने बड़े पैसे से जो कि हज़ारों करोड़ों में हैं उस पे रिटर्न निकाल के और चैन से कैसे सोया जाता है। क्योंकि मैं जब खुद ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं तो 2-3 करोड़ में ही डरने लग जाता हूँ। तो हेड्स ऑफ टू आदित्य भाई जो इतनी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं। और आज हम दोस्तों इनसे ना ट्रेड की बारीकियां समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता। तो आज हम आदित्य भाई से वो सब सवाल पूछने वाले हैं जो कि इन्होंने कहीं जवाब नहीं दिया। तो आज आदित्य भाई का पूरा एक्सरे करेंगे और समझेंगे कि कैसे ट्रेड में कामयाब होते हैं और इतना बड़ा फंड कैसे किया जाता है। आदित्य जी, एक बात बताइए, डे 1 से तो आप इतनी बड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग नहीं करते होंगे, तो इनिशियल आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपको कैसे ये फील हुआ कि मुझे ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए, या कोई आप और प्रोफेशन परस्यू कर रहे थे और आप इस पे आए? मतलब आपकी ये जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, और आप एक अगर आपने छोटे फंड से शुरू किया होगा तो इतने बड़े फंड पर आप कैसे आए? तो वैसे तो एक्चुअल जर्नी तो 2008 या 7 के आसपास चालू हुई थी। जो ग्लोबल मेल्टडाउन आया था उससे जस्ट पहले तो मेरे फादर सी हैं, वो ट्रेडिंग करते ही रहते थे। तो उन्हीं से एक वो मिल गया, तो मैंने 1 लाख रुपए लेके, और कॉलेज के टाइम पे हम लोग उस टाइम सुजलॉन का फ्यूचर्स होता था। हाँ, तो वो exactly. ट्रेड मारते थे बस कॉलेज में लंच ब्रेक में। तो 2007-8 में तो वैसे ही होता था, वो पूरे 1 लाख रुपए ख़त्म कर दिए। फिर थोड़े से और पैसे इधर उधर से जुगाड़ के तकरीबन 6-7 लाख रुपए किए। उसमें भी जब फ्यूचर्स किया वो भी ख़त्म होने वाले, 1 लाख रुपए रह गए थे। तो इंडिया बुल्स में अकाउंट था मेरा, तो वहाँ पे एक मतलब जो मेरा आरएम था उसने फ़ोन करके एक दिन ऑप्शंस समझाया फ़ोन पे मेरे को। तो ये बात है 2011 की। तो वहाँ पे भी वो 1 लाख रुपए का हमने ऑप्शन बाय कर लिया। DLF VLF और HDIL करके एक स्टॉक होता था उसका, कि ये तो उतने ही टाइप की रिटर्न्स आएंगी, और ऑप्शन बाय कर लिया, वो भी ज़ीरो हो गए। तो वो 7 लाख रुपए भी ऐसे करके ज़ीरो हो गए। तब समझ आया कि ये गेम ऑप्शन सेलिंग का है। तो पहले के टाइम ऑप्शन सेलिंग में ना पैसा बनाना आसान होता था, थोड़ा फादर की बैकिंग थी मेरे, तो फिर दोबारा एक 25 लाख रुपए का फंड मिल गया उन्हीं से ही। तो उसमें क्या था, फिर हम दूर दूर का, जैसे वोल्टास 200 रुपये का उस टाइम रेट होता था, वॉकआउट फार्मा का 700-800 रुपये का रेट होता था। तो दूर 10% देखा, स्टॉक का जो भी प्राइस है 10% देखा और दूर का बेच दिया, ऑप्शन स्ट्रैंगल बेच दिया।
और वो महीने में ज़ीरो हो जाता था और 10% की रिटर्न आ रही थी। 2014-15 तक बहुत अच्छे पैसे बन गए थे। तो एक चीज़ एक बीच में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप जो स्ट्रैंगल बेचते थे वो आप स्टॉक्स का ही करते थे या इंडेक्स में भी करते थे? नहीं, इंडेक्स में उस टाइम पे मंथली एक्सपायरी होती थी। तो अच्छा। और अब स्टॉक्स में भी मंथली होती थी, बट स्टॉक्स में क्या होता था 10% दूर पे अच्छा कवरेज मिल जाता था। जैसे अगर मैं 10% दूर भेजा हूँ और बहुत सारे स्टॉक्स कर रहा हूँ एक साथ, तो हर स्टॉक तो 10% नहीं भागेगा ना, अगर एक आध स्टॉक लॉस भी दे देगा। तो इसलिए स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता था, 20-25 स्टॉक होते थे और उसमें फिर महीने का 6-7% ईजिली बच जाता था। एक आध स्टॉक लॉस दे देता था, दोनों तरफ एसएल कटवा देता था, लेकिन फिर भी 20-25 मतलब 20-25 स्टॉक्स में 6-7% आराम से बन रहा था। तो आप 25 लाख की कैपिटल में कितने स्ट्रैंगल्स कर लेते थे? 25 लाख की कैपिटल में अब उस टाइम पे तो मार्जिन भी कम होते थे और प्लस क्या होता था, एक्सपोजर मार्जिन ब्रोकर फंड कर देता था। अभी दो तरह के मार्जिन होते हैं, स्पैन प्लस एक्सपोजर। उसमें एक्सपोजर मार्जिन ब्रोकर फंड कर देता था, स्पैन पे ट्रेडिंग होती थी और इंट्राडे में लेवरेज भी मिलता था। तो 20-25 स्टॉक्स आराम से हो जाते थे। हर स्टॉक में आप ये लगा लीजिए उस टाइम पे मतलब 3 से 4 लॉट ईजिली हो जाते थे। तो 3 से 4 लॉट इंटू 25 स्टॉक ऐसे करके पोजीशन हो जाती थी टोटल मिला के। और बहुत इजी काम था, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, कोई वो नहीं था। सीधे आपको स्टॉक डालना है। पहले हम जो सेकेंड वीक डालते थे मंथ, जैसे अभी ये एक्सपायरी है तो इसके सेकेंड वीक में डालेंगे। फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, पिछले मंथ में डालने में और बेटर यील्ड्स और जल्दी काट लो, लास्ट में गामा नहीं आता। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके वो समझ आया। तो 2014-15 तक काफ़ी मतलब वो 25 लाख के 3-4 करोड़ रुपए हो गए थे। वेरी गुड। 3-4 साल में। तो उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम मेरी एज रही होगी 25 के आसपास, 24-25 के आसपास। फिर कॉलेज हो चुका था 2011 में। 2014 में फिर सारा पैसा हमने लगा दिया। जिंदल स्टील करके एक शेयर था, तो वो कोल ब्लॉक डी एलोकेशन हुआ था, तो अचानक से 900 से गिर के 150 रुपये आ गया था। तो सारा पैसा जिंदल स्टील बाय कर लिया। कहते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वही कर दिया। और 160 के आसपास लिया, उसी की पुट ऑप्शंस भेज दी, उसी शेयर को प्लेज करके, और उसमें फिर वो 60 रुपये आ गया। पहले तो भागा 220 तक जब कोल ब्लॉक एलोकेशन हो गया था उसको, गैरे पाल्मा कोल ब्लॉक था। फिर उसके बाद जब डी कार्टलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो वो है कार्टलाइजेशन है, तो उसको डी एलोकेट कर दिया कोल ब्लॉक को। तो फिर उसके बाद वो गिर के आ गया 50 रुपये 60 रुपये आ गया। तो सारी पोजीशन कट गई वहाँ से। मतलब काफ़ी 75% ऑफ माई फादर्स नेटवर्थ वॉज ऑल्सो लॉस्ट इन दैट। तो काफ़ी फिर वो हो गए थे। तो फिर मैं कैट दे रखा था उसी टाइम, कैट दिया ही था मैंने, तो कैट में आ गया। तो मैं फिर अपना MBA करना चला गया। उसके बाद फिर 2017 में मैंने मेरी वाइफ से 3 लाख रुपए लेके फिर दोबारा से स्टार्ट किया था। मींस जिसे कहेंगे ट्रेडिंग की आदत जाती नहीं है। हाँ। तो 2017 में जो शुरू किया, द कैपिटल वाज 3 लाख रुपीस। 2017 जो आज स्टार्ट था 3 लाख, जो आज हजारों करोड़ की हम बातें कर रहे हैं। हजारों करोड़ में मैनेज कर रहा हूँ, अपना नहीं है, डिफरेंस है। हाँ, लेकिन वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। हाँ, राइट। सो अपना ही हो गया वो एक तरह से। हाँ, तो मैं मोस्टली जो फंड्स मैनेज करता हूँ अपनी रिस्क पे ही करता हूँ। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट का फंड है और आप प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हैं, तो वो टाइप के मॉडल्स नहीं है। सारा मैक्सिमम फंड जो है वो मैं अपनी रिस्क पे ही लेता हूँ। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पास ऑन करता हूँ, बस यही है। उसी से आप ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि आप जैसे आपने 3 लाख किया, 3 लाख में पहले क्या होता था, ट्रेड बुल्स पे काम करते थे, 100 टाइम्स लेवरेज मिलते थे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो 3 लाख पे 3 करोड़ की बैंक निफ्टी, और वो भी 20-30 हज़ार बैंक निफ्टी का कुल मिला के मार्जिन होता था। तो बहुत अच्छी 3-4 लाख बैंक निफ्टी बन जाती सिर्फ 3 लाख रुपए में, और 1-1 रुपये का ऑप्शन भी दे देते, तो हर हफ्ते 3-4 लाख रुपए का बन जाता था। कभी लगते भी थे तो बन जाता था, ऐसा होता था। तो उसी प्रॉफिट को रिस्क कर करके फिर जैसे जैसे ये लेवरेज बंद हुई तो बाहर से फंड्स आउट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे कर करके बस उसी को करते गए। जो भी प्रॉफिट्स आए, एक अपने रूल पे चल रहे हैं हम अपनी, कि जिस दिन नेटवर्थ का हाफ रह जाएगा उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। तब तक लीवर करते जा रहे हैं। जिस दिन वो ड्रॉडाउन हिट होगा अपनी नेटवर्थ का 50% पे, उस दिन बंद कर देंगे लीवर करना। तो उसमें हो रहा है स्केल। बीच में सेटबैक्स भी आए हैं, तो कम भी हुआ है फंड सितंबर के बाद। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ही जाता है ये। तो ये जो पोजीशन होती है, ये आप अभी स्टॉक्स ज़्यादा करते हैं या अभी इंडेक्स ज़्यादा करते हैं? मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक्स की तरफ वापस जाने की। एक्चुअली क्या होता है, स्टॉक्स में इतना बड़ा फंड लगाना एल्गोज से इतना पॉसिबल नहीं है मेरे पास। आप कह लो ऐसी टाइप के अभी एल्गोज नहीं है जो इतना लगा सके फंड्स। तो ज़्यादा तो मतलब स्टॉक्स का मेरा जो अभी रेशियो होगा 10-20% ही होगा। 10-20 भी नहीं होगा, 10-15% ही होगा ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। इंडेक्स ज़्यादा है। करेंसी का भी काफ़ी अच्छा काम था मेरा। मैं कह सकता हूँ कि मैं इंडिया में सबसे बड़ा करेंसी ट्रेडर था करेंसी बंद होने से पहले। तो अभी तो करेंसी का खैर ज़ीरो हो गया, क्योंकि RBI एक सर्कुलर लेकर आ गया उसके बाद।
तो अब इंडाइसेस और स्टॉक्स यही दो बचे हैं, थोड़ा बहुत इसका काम है हमारा। मैंने पीछे सुना भी था कि करेंसी में तो शायद पूरी की पूरी पोजीशन ही आपकी होती थी और आपको कई बार नोटिस भी आ जाते थे कि ब्रोकर लेवल की लिमिट हिट हो जाती थी मल्टीपल ब्रोकर्स की। ऐसा होता था, जो ब्रोकर की एक लिमिट होती है ना ओपन इंटरेस्ट की एक्सचेंज की, तो वो IIFL और मोतीलाल जैसे ब्रोकर्स की लिमिट हिट हो जाती थी आपके अकेले के ट्रेड से। हाँ, मतलब इतने आप ह्यूज ट्रेड करते थे। हाँ, क्वांटिटी वाइज। वेरी गुड। अच्छा आदित्य, ये चीज़ बताइए कि मतलब आप इतने बड़े फंड से करते हैं, तो हमारी ऑडियंस ये छोटी ऑडियंस भी है, बड़ी भी है, बड़े फंड वाले भी हैं, तो आप बाय करते हैं या आप सेल करते हैं? सर प्राइमरीली तो शॉर्ट ही रहता है, शॉर्ट काम ही करते हैं। बाइंग होता है तो आप ये लगा लो 240 ट्रेडिंग डेज में से 20 दिन मुश्किल से बाय होता होगा। ये अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, शॉर्ट गामा और शॉर्ट वोलेटिलिटी। हाँ, शॉर्ट तो इसका ज़रा मतलब बताइए प्लीज़, क्या होता है? तो बेसिकली तो जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आप शॉर्ट गामा और शॉर्ट वोल रहते हैं यूजुअली। तो बस वही है कि शॉर्ट वॉल शॉर्ट गामा, तो पोजीशन इस तरह की बनती हैं कि हमेशा गामा हमारा शॉर्ट ही रहता है, ये चीज़ है। मतलब शॉर्ट गामा कॉल को सेल करने से शॉर्ट होता है? दोनों पुट और कॉल दोनों आप कुछ भी सेल कर दोगे ऑप्शन तो आपका शॉर्ट गामा रहेगा। मतलब आप डायरेक्शनल ना करके हमेशा स्ट्रैंगल ही करते हैं? नहीं, मैं यूजुअली नॉन डायरेक्शनल से ही स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आप नॉन डायरेक्शनल से करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रैटेजी या तो डेल्टा गेन करेगी या डेल्टा लूज करेगी। हम है ट्रेंड फॉलोअर्स ही, पैसा ट्रेंड फॉलोइंग में ही बनता है, डेल्टा न्यूट्रल वाले नहीं है। डेल्टा न्यूट्रल में तो अब वैसे भी अब खत्म हो गया, सितंबर के बाद तो डेल्टा न्यूट्रल में वैसे भी पैसे नहीं आ रहे, जो प्योर डेल्टा न्यूट्रल जिसको कहते हैं कि हमेशा आप डेल्टा को जीरो करके चलते रहोगे। अभी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं या जो भी पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको डेल्टा या तो लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। तो अगर आप पुट शॉर्ट हो तो आपका जो डेल्टा है वो आपका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, कॉल शॉर्ट हो तो आपका डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब टोटली आप डायरेक्शनल बेस ही करते हैं? हाँ, ये तो हल्का भारी हो जाएगा। जैसे ना अगर मेरा मान लो बायस ऊपर का है तो मैं कॉल सस्ती बेचूंगा, पुट महंगी बेचूंगा, कुछ इस टाइप से चलेगा ऐसा। मतलब मैं अपने ऑडियंस की थोड़े इजीपन के लिए बता दूं कि अगर जैसे आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा तो 200 की पुट बेचेंगे और 80 की कॉल बेचेंगे। हाँ, इस तरीके से कुछ इस तरीके से करें, क्योंकि हमारे को एक्सपोजर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो एक्सपोजर क्या होता है, एक 500 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर अलाउड नहीं होता एक्सचेंज, मतलब सेबी का रूल है ये। तो उसलिए अगर आप पुट और कॉल दोनों बेच देते हो तो एक्सपोजर जीरो मान लेते हैं। तो वो छोटी सी, अगर आपको कितना ही आप बुलिश हो फिर भी आपको एक छोटी सी कॉल तो बेचनी ही पड़ेगी, या कितने भी आप बेयरिश हो एक छोटी सी पुट तो आपको बेचनी पड़ेगी एक्सपोजर को जीरो करने के लिए। इंट्राडे में फिर भी अलाउड होता है, लेकिन मतलब एक्सपोजर आप कितना भी ले जा सकते हो इंट्राडे में, बट फिर भी वो जीरो करके आदत हो गई अब करने की, क्योंकि पहले पोजिशनल काम ज़्यादा था तो अब वही जीरो करके ही चलते हैं एक्सपोजर। तो जब आप पोजीशन लेते हैं तो ये इतनी बड़ी 500 करोड़ 1000 करोड़ 800 करोड़ जो भी है, हाँ, ये क्या पोजीशनल होता है या इंट्राडे होता है? तो पहले सर काफ़ी ज़्यादा पोजीशनल करते थे, अभी थोड़ा पोजीशनल कम करके मैक्सिमम अभी इंट्राडे पे आ गया है। इंट्राडे में फिर भी इतना बड़ा चर्न नहीं हो सकता, तो पोजीशंस तो रहती हैं, ओवरनाइट काफ़ी रहती हैं और ऐसी रहती हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को लगेगी बहुत रिस्क है, लेकिन रहती हैं पोजीशंस अच्छी खासी, ये है। तो आदित्य जी, जैसे आप पोजीशनल ट्रेड करते हैं जी, तो आप डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब वो एक सबसे टफेस्ट काम है। तो देखो पहली चीज़ तो किसी को भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाना है, कोई बोले राइट। कोई सेट पैरामीटर या कोई सेट रूल फॉलो करते हैं कि ये मेरा जब इसके अंडर फॉल करेगा तो ही मैं एक डायरेक्शन की पोजीशन लूँगा? नहीं, तो हमारा काम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इन सब का नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। एक प्राइस बेस्ड सिस्टम होता है कि ठीक है आपका मतलब आपका जैसे स्ट्रैडल का बिहेवियर बता देता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, एक्शन लेने का। हमारा काम ना प्रिडिक्ट करने का नहीं है डायरेक्शन किधर है। हमारा काम सिंपल ये है कि हाँ, कोई चीज़ अगर मान लो स्ट्रैटेजी ने, जैसे अगर स्ट्रैटेजी ने मान लो डेल्टा गेन कर लिया है, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, और लॉस हो रहा है, तो फिर लॉस लेके बाहर हो जाओ। हमारा काम है जो मार्केट कर रहा है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने का, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने का काम नहीं है। मतलब हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगा, उधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, बस जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ऐसी पोजीशंस बनाए कि हाँ उस तरफ पैसे आ जाएं अल्टीमेटली, वो टाइप का काम है। तो इसमें एक मतलब है थोड़ा बहुत सिस्टम, जैसे वेटेज का सिस्टम है। मैं अगर डिटेल में जाऊँ तो जैसे 12-13 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जैसे आपका RSI हो गया, आपका बॉलिंजर हो गया, आपका स्ट्रैडल का प्रीमियम हो गया आपका, ठीक है, प्लस अब स्ट्रैडल के प्रीमियम को भी हम प्रीवियस एक्सपायरी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रैडल का प्रीमियम डिवाइडेड बाय जो आपका अंडरलाइन का प्राइस है,
ठीक है, उसका एक रेशियो निकलता है, वो रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है मेरे सिस्टम में। तो ऐसे अलग अलग 12 पैरामीटर्स हैं, सबका अलग अलग वेटेज है, उस बेसिस पे थोड़ा बहुत मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करके वो हल्का भारी करता है, ये चीज़ है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं हल्का भारी का, कैसे कि अगर RSI ओवरबॉट जोन पे है तो RSI एक रिवर्सल प्ले सिस्टम है मेरा, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, भले ही मार्केट बुलिश हो रहा हो, लेकिन मेरी वो आज जैसे मार्केट में भी आज हमारा लॉस है ना, तो लेकिन आज जैसे मार्केट में भी पता है सुबह की मार्केट तेज हो रहा है, लेकिन RSI में वो कॉल महंगी और पुट सस्ती ही बेचेगा, क्योंकि ओवरबॉट जोन में अकॉर्डिंग टू RSI। ओवरबॉट जोन आप किसको कंसीडर करते हैं, 70 प्लस या 80 प्लस? नहीं, तो हमारे RSI लेवल्स वैसे ट्रेडिंग व्यू वाले नहीं होते, 40 to 60 वाले वो नहीं होते। हमारे जो RSI लेवल्स होते हैं वो क्या होता है, हम 1 मिनट का अपना खुद का डेटा लेते हैं, जो फीड से आ रहा है, मेरी ब्रोकर की फीड या GDA फील्ड में डेटा सोर्स यूज़ करता हूँ उससे आ रहा है, वो 1 मिनट का मैंने डेटा लिया और RSI का फॉर्मूला करके अपना खुद की RSI की वैल्यूज़ निकाली और उन RSI वैल्यूज़ पे टेस्ट किया। तो अगर आप मेरी RSI वैल्यू देखो तो मेरी RSI वैल्यू 40 से ऊपर कभी जाती ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट की 70-80 कैंडल्स में ले रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रहा। इतनी शॉर्ट कैंडल्स पे आप ट्रेड हाँ, क्योंकि हमारा इंट्राडे मैक्सिमम काम है ना, तो 1 मिनट की कैंडल्स होती हैं, 70-80 कैंडल होती हैं, बस इतने ज़्यादा लुक बैक पीरियड नहीं होता, तो RSI कभी भी 40 से ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी मेरा RSI 20-25 से नीचे नहीं जाएगा। तो वो हमारे RSI की वैल्यूज नॉर्मल RSI जो 40 to 60 यूजली बनता है उससे अलग होती हैं, वैसी नहीं होती। तो एक कोई आसान तरीका हमारी ऑडियंस के लिए जिससे कि पैसा बन जाए, ये मत सोचना कि हमारी ऑडियंस बहुत करोड़पति है, बस ये समझ लो कि 2-5-10 लाख वाला कोई है, तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दो आदित्य भाई कि वो लोग पैसा बना सके। सर मैं ना एक पैसा बनाने की गोल्डन टेक्निक है, ठीक है, हाँ, मैं सबको वही बताता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन होती है एक्सपेक्टेंसी की, एक्सपेक्टेंसी की इक्वेशन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर मैं इसको इजी करके समझाऊंगा, है ना। साइज ऑफ विन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन माइनस साइज ऑफ लॉस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। बस आपने अगर इस इक्वेशन में सब कुछ फिट कर दिया तो आप समझ लो कि किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर दो, एक सिक्का उछाल के आप रोज फ्यूचर कर दो, उसमें भी पैसा बन जाएगा, और मैंने वो किया है, हमारा शायद आपका डिस्कशन भी हुआ है ये स्ट्रैटेजी को लेके, उस पर भी मैं आऊँगा, उसके रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो साइज ऑफ विन का मतलब क्या हुआ, आप कितना बड़ा जीतते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन का आप कितनी टाइम जीतते हो, मतलब आप 100 में से 90 बार जीत रहे हो कि 90 बार हार रहे हो, ठीक है। माइनस साइज ऑफ लॉस, कितना बड़ा आप हारते हो, मतलब कहते हैं ना लॉस को छोटे रखो, तो एक कहावत है मार्केट में कि यू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, मार्केट विल टेक केयर ऑफ योर रिटर्न्स। तो साइज ऑफ लॉस छोटा रखो, साइज ऑफ विन बड़ा रखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कि आप कितनी बार हार रहे हो, ठीक है। अब आप सोचो कि जो लोग पेनीज का काम करते हैं, दूर दूर के ऑप्शन बेच दिए 2-2 रुपए वाले, उनका साइज ऑफ विन छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन उनका 99%, ठीक है। साइज ऑफ लॉस बहुत बड़ा, जब भी हारेंगे बहुत बड़ा हारेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली मैंने देखा है वो लॉस में ही हाँ, क्यों, क्योंकि उनका साइज ऑफ लॉस बड़ा है, तो वो इक्वेशन नेगेटिव बन जाती है। साइज ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ये तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन साइज ऑफ लॉस इतना बड़ा है कि वो जो प्रोबेबिलिटी भले ही 1-2 बार हार रहे हैं वो पूरा पैसा चला जाता है। एग्जैक्टली, वो मैंने कई लोगों का होते हुए तो देखा। अगर आप उसी को ही छोटा कर दो, साइज ऑफ लॉस ही अपना छोटा कर दो, तो आप बड़े प्रीमियम्स पे काम करो और छोटे छोटे एसएल लेके बाहर हो जाओ, बस बात खत्म। यही है प्रॉफिट कमाने का तरीका। तो दैट साइड बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने एक सिस्टम किया था जो आपसे डिस्कस भी किया है। एक सिस्टम था, एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल लिया, एक अकाउंट में फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं। एक अकाउंट में रोज सुबह 10 बजे आए, फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया, एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब क्या होना चाहिए सर दोनों अकाउंट का साल का रिटर्न? एक में प्रॉफिट आएगा? नहीं, दोनों साल में 100% से ऊपर रिटर्न पे है। क्यों? क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया ना, कमाने को तो 1000 है, जिस दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन 1000 मिलेंगे आपको, अगर आपने बेचा हुआ है तो। और 100 पॉइंट एसएल नहीं हुआ तो एसएल आप 100 रखते हैं? एसएल 100 है बस। और टारगेट क्या रखते हैं? टारगेट कुछ नहीं है, 3:30 बजे कटेगा, 3:30 कटेगा, 3:29 पे कटेगा, 3:25 पे कटेगा। और दोनों अकाउंट्स पे प्रॉफिट, दोनों अकाउंट में 100% से ऊपर रिटर्न है। ये बहुत इजीली बैक टेस्ट भी हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने तो किया भी था। मतलब दोस्तों करना क्या है कि 2 अकाउंट रखिए या एक ही अकाउंट रखिए, करंट मंथ वाले को खरीदिए या करंट मंथ वाले को बेच दीजिए 100 पॉइंट के एसएल से, अगले महीने वाले को नहीं सर, दोनों एक अकाउंट में आप खरीदो फ्यूचर, एक अकाउंट में बेचो। 2 अकाउंट करना है? 2 अकाउंट नहीं, एक अकाउंट से भी हो सकता है। आप 100 पॉइंट बढ़ने पे खरीदो या 100 पॉइंट घटने में खरीदो, तो एक अकाउंट में हो जाएगा। इमीडिएटली ट्रेड मत लो। सेम मंथ की एक्सपायरी? सेम मंथ का एक्सपायरी नहीं, सिर्फ फ्यूचर बैंक निफ्टी का उसी मंथ का। अभी बैंक निफ्टी मान लो चल रहा है 50,000, तो आपने या तो 50,000 100 पे खरीदा या 49,900 पे बेचा, बस ये फॉलो करना है। लेकिन आजकल जैसे आज ही की बात करें, पहले वो 150-200 तो पॉइंट एसएल कटिंग है ना, बात है। इसका विन रेशियो तो सिर्फ सर 30-35% है, मतलब आप 100 में से 30 बार ही जीतोगे।
बट आप जब जीतोगे तो 2-2 हज़ार पॉइंट के आपको मूव्स मिलेंगी, जो आपका 20 बार का लॉस एक साथ पूरा कर देगी। जैसे मार्केट एक आध दिन पहले थी तो बढ़नी शुरू हुई तो वो करेक्ट। अब आज सुबह से निफ्टी बढ़ रही थी, आप अगर सुबह आपने 10 बजे ट्रेड लिया होगा तो 10 बजे से तो एसएल कटा ही नहीं, तो 10 बजे से बढ़ी रही तो आपको तो 250-300 पॉइंट मिल गए, और एसएल मुश्किल से आपका 30-40 पॉइंट का होता निफ्टी में। मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, निफ्टी में आपको 200 पॉइंट से ऊपर का मूव मिला है इसमें आज। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम रोज चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है। अगर आप इसके ड्रॉडाउन ले सकते हो, इसके ड्रॉडाउन बड़े हैं, 40% टाइप के ड्रॉडाउन है, अगर आप इस सिस्टम के ड्रॉडाउन ले सकते हो तो आप 100% साल का बना सकते हो। हम नहीं करते ये सिस्टम, क्योंकि हमारा बड़ा फंड है, हम उस पर 40% ड्रॉडाउन लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हमको ड्रॉडाउन कम करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ड्रॉडाउन नहीं हो, रिटर्न्स कम हो, चलेगा। तो आदित्य जी जैसे मान लीजिए एक कोई है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, हाँ। तो मैं मान लेती हूँ 2.5 लाख हमने एक फ्यूचर के लिए डिप्यूट कर दिया, और 2.5 लाख एक के लिए कर दिए, तो 2.5 लाख में हमारा फ्यूचर कंफर्टेबली आ जाएगा बैंक निफ्टी का। तो हमने एक जगह खरीद लिया और एक जगह बेच लिया, मैं मान के चल रही हूँ मैंने वो दोनों अकाउंट्स अलग अलग कर दिए हैं, तो 100 पॉइंट का एसएल हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट इसमें कितना रिटर्न आ जाएगा? एट एंड ऑफ द ईयर हमें कितने पैसे मिलेंगे? अगर आप इसमें 1 लाख रुपए का लॉस ले सकते हैं हर अकाउंट में 1 लाख का, ठीक है, तो मतलब 2 लाख का टोटल लॉस ले सकते हैं 5 लाख में आप, तो आपको साल में 10 लाख रुपए हो जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे, मतलब 5 लाख का प्रॉफिट आ जाना चाहिए। 5 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। दैट सेड, ये स्ट्रैटेजी मैंने सिर्फ ये इक्वेशन समझाने के लिए बताई है, ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल नहीं है चलाने के लिए। वो क्या जैसे 5 लाख की बननी चाहिए उस पर वो मैं आपको और बताता हूँ, बट ये वाली स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने बस एक लॉजिक समझाने के बताया कि इतनी बेसिक चीजें भी चलती हैं। हमारे को सिर्फ अपना साइज ऑफ विन और प्रोबेबिलिटी विन, साइज ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये 4 चीजों पर बस ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, आप रोज 100 रुपए कमा रहे हो, तो इसमें भी फ्लॉ ये है कि आपका जो मल्टीपल टाइम्स आप लूज कर रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कम है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। हाँ, क्योंकि 100 पॉइंट्स का तो तुरंत हो जाएगा। हाँ करेक्ट है, बहुत कम ऐसे दिन होंगे जब दिन होंगे लेकिन पूरा आएगा। तो आप जैसे इस महीने आप अगर देखोगे तो शायद 100% रिटर्न आ गई होगी 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि आपको 4 जून को ही काफी अच्छे पैसे मिल गए थे, 3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था जिस दिन, तो मैक्सिमम पैसे तो आपको उसी दिन मिल गए, साल के बराबर की तो रिटर्न ही आ गई। अगले दिन बढ़ने, अगले दिन तो एसएल कट गया था नीचे 100 पॉइंट का, तो फिर उसके बाद मूव आई 5 तारीख को, लेकिन 4 जून को ही आपको साल की रिटर्न आ गई, 100% रिटर्न अकेले एक दिन में ही आ गई थी। तो लेकिन हम वो हर रोज लॉस नहीं ले सकते ना। अब फिर क्या होता है, जब आपका खुद का बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं होता, अपना नहीं होता, तो आप फिर शक करने लग जाते हो स्ट्रैटेजी पे। 100 में से 70 दिन आपको लॉस हो गया, अब आपको लगातार 30-40 दिन लॉस हो गया, अगले दिन पैसे देने, अब आप सोच रहे हैं मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं यार, क्या बेकार स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजीज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी साइकोलॉजी को सूट करें। तो उसको कहते हैं शार्प रेशियो की। एक होता है शार्प, बहुत ज़्यादा कम शार्प होता है, उसमें क्या होता है, शार्प होता है स्मूथनेस ऑफ द कर्व। तो इक्विटी कर्व जो होता है, जैसे धीरे धीरे प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर बढ़ता है, तो शार्प होता है स्मूथनेस ऑफ द कर्व। तो अगर ऐसे ऐसे ग्राफ है और धीरे धीरे अचानक से ऊपर शूट कर गया, इसमें लो शार्प है, प्रॉफिट है, रिटर्न दिखेगा आपको, बट स्मूथ नहीं है ना, तो हमारे साइकोलॉजी से खेलेगा कि भाई आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, वो चीज़। हाई शार्प वाली स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो अब जैसे आप 5 लाख का पोर्टफोलियो बोल रहे हो, तो 5 लाख के पोर्टफोलियो में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वीकली ऑप्शंस करें, ठीक है। और जैसे स्ट्रैडल का इंडेक्स पे वीकली ऑप्शंस करने चाहिए। एक इंडेक्स पकड़ लीजिए, डेली एक्सपायरी वाला तो हमको समझ नहीं आता है, कोई भी एक इंडेक्स, बैंक निफ्टी जैसे दोनों में से कोई बहुत अच्छे इंडेक्स हैं, निफ्टी पकड़ लीजिए। निफ्टी में आप देख लो, आप चालू करो, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, आप चालू करो फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को 12:30 बजे के बाद आप देख लो स्ट्रैडल का प्रीमियम कितना है फ्राइडे को 12:30 बजे, जो भी निफ्टी का मान लीजिए 400 रुपये है, ठीक है, और निफ्टी चल रहा है 24,000, ये मान लेते हैं, तो 400 का इंटू 2 हुआ 800, ठीक है। तो आप 24,000 चल रहा है, 23,200 की पुट वीकली की, अब 400 ज़्यादा मान लिया तो इसलिए आपको लगेगा बहुत सस्ती बिक रही है, बट 23,200 की पुट नीचे और 24,800 की आप कॉल बेच दीजिए, और दोनों का 50-50% पोजिशनल एसएल लगा के रख दो आप। बस सिंपल सी चीज़ है, यही अगर सिंपल काम करेंगे तो अपन 30% रिटर्न निकाल सकते हैं इसी में। 6% में कोलैटरल की रिटर्न मान रहा हूँ क्योंकि कोलैटरल प्लेज हो जाएगा, और 22 से 24% इस स्ट्रैटेजी में आ जाएगा, और बहुत अच्छा विन रेशियो है, 70%, 70-75% इसका विन रेशियो है, और हर हफ्ते 0.5% आपको रिटर्न दे देगी। और बैंक निफ्टी में ही कोई ऐसी करनी हो तो बैंक निफ्टी का भी सिंपल आप कर लीजिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा होता है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो आप बैंक निफ्टी में 1.5 SD दूर बेच, इसको हम SD कहते हैं स्ट्रैडल के जोड़े को, 400 स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ, तो आप इसमें 1.5 SD 1.75 SD दूर बेच दीजिए। तो जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल 1,000 रुपये का मान लीजिए है, 51,000 का, तो आप 50,000 की पुट, और सॉरी 49,500 की पुट और 52,500 की कॉल बेच दीजिए, और 1500 पॉइंट पे आ जाए, 1500 पॉइंट दूर के आसपास बेच दीजिए, ये है, और उसका 50% का पोजिशनल कैसे ले लीजिए। बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम कर जाती है, मैं बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ।
तो हेज नहीं लेके चलते आप कुछ, या हेज भी लेते हो आप? तो सर अब देखिए, पॉडकास्ट में कुछ पेपर्स पे चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, बट अभी मैं जन्म गया था मार्च में, एक इवेंट था उनका कॉन्क्लेव, तो वहाँ पे मेरी किसी से ऐसे ही कुछ बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हेजेस के बारे में। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि पोजीशन साइजिंग इज हेज। अभी हम देखते हैं 2008 में म्यूचुअल फंड्स थे, ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी से 40-45% का ड्रॉडाउन था, 80% का ड्रॉडाउन था। 2020 की बात करते हैं, 8 पे नहीं जाते। 2020 में 40% स्टॉक मार्केट गिर गया था, 40 से 50% के आसपास स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिर गए थे जी, ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनीज तो फिर भी वापस पूरा रिकवर कर गई ना। क्यों रिकवर कर गई? क्योंकि वो लीवर्ड नहीं थी, है ना। हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का जो मार्जिन 15 का लॉट है इंटू 50,000 का बैंक निफ्टी, तो 7.5 लाख का बैंक निफ्टी हो गया एक्चुअल में, जो एक्सपोजर 7.5 लाख का, आप उसको सिर्फ 1,30,000 पे खेल रहे हो, तो आप 5 टाइम्स लीवर हो रहे हो, है ना। आप अपना एक्सपोजर कम कर दो ना, आप 1.5 लाख रुपए पे सिर्फ, या 3 लाख रुपए पे एक लॉट करो, आप अपना लेवरेज कम कर दो। एग्जैक्टली यही मैं कहता हूँ बस तो भाई, वो हेज करना तो बहुत महंगा है। कि मैं जो हूँ जब भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आपको पोजीशन साइजिंग ठीक है, करेक्ट, रिस्क मैनेजमेंट आपका ठीक है, और उसके बाद अगर आप फिर भी बहुत दूर के थोड़े हेज ले भी लेते हो तो भी आप बचे रहोगे। आप डर गए यानी कि आपका मतलब पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पैसा अगर आपने मार्केट में डाला हुआ है तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिटर्न निकाल लेंगे, यही बात हुई। पूरा पैसा मार्केट में अगर डाला हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा पैसा नहीं डालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 50% मतलब हाँ। अपना एक्सपोजर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। जैसे 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, आप 5 लाख पे आप कहने को 22.5 लाख की बैंक निफ्टी की पोजीशन बना सकते हो। एक्सपोजर वाइज बात कर रहा हूँ कि 50,000 इंटू जो भी आप लॉट करोगे ट्रेड, तो 22.5 लाख की पोजीशन बन सकती है 5 लाख रुपए पे, और 25 लाख तक की भी बन सकती है। तो मेरा कहना ये है कि अब आप 25 लाख की पोजीशन हो, 5 टाइम्स लीवर्ड हो, है ना। अब कल को बैंक निफ्टी 5-10% गिर जाए यहाँ से, तो ऑफकोर्स आपका फंड वाइप आउट हो जाएगा इतने में। तो इससे मेरा कहना ये है कि 5 लाख है तो सिर्फ 10 लाख की बैंक निफ्टी की पोजीशन बनाइए ना, तो आप मुश्किल से 2 या 3 लॉट मैक्सिमम काम कर पाएंगे। आप बस 2 ही कर पाएंगे, 3 भी नहीं कर पाएंगे, तो बस उतना ही काम करिए। आपको हेज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हेज तो बहुत महंगा पड़ता है। मेरी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप हेज लेके काम कर रहे हो 1500 2000, कुछ लोग हेज लेके मार्जिन बेनिफिट लेते हैं, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, उसकी अकेले यील्ड 30% की है। जो आप हेज बाय करते हो अकेले, वो 30% की यील्ड है जो आप हेज बाय कर रहे हो, और आपकी स्ट्रैटेजी 30-40% की है, तो आप 40% की स्ट्रैटेजी पे 30% का हेज बाय कर रहे हो, तो ये कहाँ प्रैक्टिकलिटी है हेज बाय करना। तो मैं तो हमेशा हेज के अगेंस्ट ही रहता हूँ, लेकिन हम इसीलिए काम नहीं कर सकते कि पोजीशन साइजिंग हाँ, मतलब हाँ, वो क्योंकि वो हेज करके वो मांगते हैं हेज। हेज इज नॉट पॉसिबल हमारे लिए। हमारा एक्सपोजर इज द हेज, पोजीशन साइजिंग इज द हेज, हेज बाय करना इज नॉट द हेज, दैट इज टू कॉस्टली अ हेज। तो आदित्य जी, जैसे आपने बताया आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हैं, पोजीशनल भी करते हैं, तो अब तक का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा है आपकी कैपिटल पर, परसेंटेज वाइज एक दिन का? हाँ जी। तो देखिए ना, फंड्स ना बड़े सेग्रीगेटेड टाइप है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ नहीं ले सकते। बट परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये जो फरवरी वाला बजट गया था, उस दिन उस पर हमारा तकरीबन 2.5% के आसपास का प्रॉफिट था। ऑन अ कैपिटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? काफ़ी कैपिटल था, काफ़ी कैपिटल हाँ, था। काफ़ी बड़ा। भाई जब आदित्य भाई हैं तो समझ लो 100, 200, 500 करोड़ तो इनके लिए पीनट्स हैं। सो आदित्य जी, जब इतना प्रॉफिट आता है तो आपको कैसा लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन जाता भी ऐसे ही है ना। जाता भी ऐसे ही है, तो उस दिन आपका मूड खराब रहता है? थोड़ी बहुत अभी आदत हो गई है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे तो हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है। जैसे क्या होता है, लास्ट ईयर्स अगस्त से लेके और नवंबर दिसंबर तक कोई पैसा नहीं बना, 4-5 महीने, और ब्याज चली गई, तो उसमें कैपिटल बहुत टूट गया। मतलब हमने नेट में लॉस नहीं किया, नेट में हम शायद 1-1.5% कमाया, बट हर महीने की 1% के आसपास ब्याज जा रही है, और आप 5x 10x लीवर्ड हो, तो आपका 20-25% कैपिटल, तो आपका नेटवर्क टूट गई ना। तो आपकी साइकोलॉजी को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? तो वो सब होती है हिट, इस वजह से अभी स्केल डाउन किया है फंड को, अभी रिसेंटली स्केल डाउन किया है, काफ़ी ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। जो मैं अपना मैक्स चला रहा था लास्ट ईयर, उसका भी मैं ऑलरेडी आधा चला रहा हूँ। तो वो ये साइकोलॉजी तो हिट होती है, सभी कोई ह्यूमंस है, लॉस होता है तो ऑफकोर्स मूड खराब होता है, इधर उधर निकलता ही है, इरिटेशन होती है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन आप जैसे ट्रेडिंग इतने टाइम से कर रहे हैं, फ्रॉम लास्ट से 10 to 12 ईयर्स, तो उसमें आप एक बात बताइए कि पहले जो सिचुएशन थी और अभी जो सिचुएशन है, उसमें आपके काम में कितना फ़र्क आया है? मीन्स लाइक अब वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, स्पाइक ज़्यादा बड़े होने लगे, तो उससे कुछ आपको डिफरेंस फील हुआ है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जो अभी एल्गोस चला रहे हैं, पहली चीज़ तो वो चलनी डिफरेंट एल्गोस हैं।
जो हम 2019-20 में कर रहे थे वो काम अलग था, जो अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग काम है। 2019 में जो स्ट्रैटेजी 100% रिटर्न देती थी, आज 100% रिटर्न निकालना, मैंने 2020 में 100% से ऊपर रिटर्न निकाला है। तो फंड ऐसे ही नहीं स्केल हुआ। टोटली आप एल्गो बेस्ड करते हैं? एल्गो बेस्ड, फुली ऑटोमेटेड काम है, मैनुअल कोई काम नहीं है। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी रहती है अगर आपको लग रहा है कोई पोजीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है या नहीं? तो वो सब हम कॉल ले लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, यूजली कोशिश करते हैं। तो इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, कि पॉसिबल नहीं होता एक तो हर अकाउंट में ह्यूमन इंटरवेंशन भी करना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब ऐसा नहीं ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करते हैं, और लेकिन फिर भी एक चीज़ नोट करिए कि अगर आप एल्गो को चलने दो तो वो ज़्यादा पैसा देगी कंपेयर टू आप उसमें छेड़खानी करो। क्योंकि हम लोग अपना माइंड चलाते हैं तो वो दिक्कत हाँ, कर जाता है। करेक्ट। तो वो चीज़ आती है, और कोशिश करते हैं मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, मतलब ऐसे ही करते हैं। इनफैक्ट मैं यूजली जो मेरे ऑफिसेज में, तो मैंने जैसे टावर का मॉडल कुछ फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं Tier 2 कॉलेजेस से जो टॉपर्स होते हैं उनको हायर करता हूँ, ठीक है, और उनको एक बेसिक मतलब पाइथन का कोर्स करवाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उन्हीं को कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज जो पुरानी थी उनको बैक टेस्ट करना सिखाता हूँ, उनको लाइव करना सिखाता हूँ, और फिर उसके बाद उनको बोलता हूँ कि आप कोई स्ट्रैटेजी लेकर आओ। बहुत बेसिक सैलरी पे रखता हूँ, बहुत ही कम सैलरी होती है वो, ठीक है, और उसके बाद बोलता हूँ कि आप अपना कुछ एक नया अल्फा निकाल के लेके आओ जो अगर मेरे पोर्टफोलियो से नेगेटिव कोरिलेटेड होगा, मेरे ड्रॉडाउन्स को कम करेगा, बेटर करेगा मेरे काल्मा या शार्प को, ठीक है, जो मेरे स्टैट्स को बेटर करेगा, स्टैटिस्टिक्स को, तो मैं उसको लाइव करने की कोशिश करूंगा और आपको उसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा। तो मैं वही टाइप का मॉडल अपनाता हूँ। फिर वो अपना रिसर्च करके और नए मॉडल्स लेकर आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना इन्वॉल्वमेंट कम करके और बेसिकली ऐसे चला जाऊँ। तो इसलिए जब उन पे सौंप दिया ना तो वो सारा काम ऑटोमेटेड ही हो जाता है। हाँ, क्योंकि यंग बच्चे हैं तो उनके माइंड भी अच्छे चलते हैं, और फिर कोई भी चीज़ आप नया शुरू करते हो। करेक्ट। प्लस मेरे को नहीं पता ना वो क्या कर रहे हैं, मैं उन पे टिंकरिंग करूंगा तो मुझे उनको जवाब देने, मान लो उनको प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख का, मैंने बोला काटो, और प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो 50,000 के लिए मैं उनको आंसरेबल रहूंगा ना। वो भी मैं नहीं चाहता। तो इस वजह से मेरा भी इंटरवेंशन इस मॉडल में कम हो जाता है ऐसे फॉलो करने में। तो इस वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमल है। दैट साइड होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। बड़े फंड्स हैं, मान लो आज मेरा लॉस लगा हुआ है, अब मैं कल लॉस नहीं ले सकता। आज मेरा एक दिन का 1% का मैक्स लॉस होता है, अब आज लग गया तो कल मेरे को इधर ऐसे हार्ट बीट तो होगी कि भाई चलाऊं नहीं चलाऊं, एल्गो हाँ फंड को स्केल डाउन करके चलाऊं, ऐसे नहीं करूं। तो अगर मैंने चलाया तो मैं फिर एक इंटरवेंशन लूंगा कि कोई नहीं, आज कम प्रॉफिट कमा के बुक कर लेते हैं, लॉस को और शायद कम पे बुक कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें तो होती ही हैं, वो तो पार्ट है साइकोलॉजी का। आदित्य स्क्रीन के आगे बैठते हैं या बिल्कुल स्क्रीन से अलग बैठते हैं? सर मैं स्क्रीन के आगे बैठता हूँ, ठीक है, M2Ms देखता रहता हूँ। चार्ट वार्ट मेरे को देखना आता नहीं है कोई भी, और बस वही M2Ms ही देखते रहते हैं। ज़्यादातर तो सिर्फ स्ट्रैडल का प्रीमियम देखते रहते हैं बस, कि क्या चल रहा है स्ट्रैडल का प्रीमियम, क्योंकि हमारे लिए तो बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रैडल का प्रीमियम ही है। एट द मनी स्ट्रैडल का प्रीमियम, बस उसी पे ही सारा सब कुछ बेस्ड उसी पे ही है। तो आदित्य जी, जैसे आप 9:15 to 3:30 तो मार्केट में रहते हैं, उसके बाद आप कितना टाइम डिवोट करते हैं? तो थोड़ा सा अभी हेक्टिक चल रहा है, 1-2 साल शायद और रहेगा। तो अभी तो सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8 तो बजते ही हैं, क्योंकि फिर 3:30 बजे के बाद भी और भी टाइप के काम होते हैं, जैसे बैक टेस्टिंग करना, स्लिपेजेस निकालना, क्या चला क्या नहीं चला, कुछ गड़बड़ तो नहीं है एल्गो ने, वो सब चीज़ें चेक करना। क्योंकि एल्गो भी कोई ऐसी फूल प्रूफ चीज़ नहीं है कि हाँ चला के छोड़ दिया, यूजली तो चला के छोड़ दिया चल जाता है, बट फिर भी आपको चेक करते रहना पड़ता है। कई दफ़ा स्लिपेजेस वगैरह आ जाती हैं बहुत। हाँ वो चीज़ है। तो पहले जैसा काम अभी नहीं रहा, पहले बड़ा स्मूथ टाइप का काम था, इतने ज़्यादा लोग शॉर्ट गामा में नहीं थे। अभी काफ़ी सारे लोग शॉर्ट गामा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पाइक्स भी आ रहे हैं, तो आपको स्लिपेजेस कांस्टेंट मॉनिटर करनी पड़ती है कि बढ़ तो नहीं रही हैं आपकी स्ट्रैटेजीज को, फिर नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो एल्गो कौन सा यूज़ करते हैं या इन हाउस बनाते हैं? इन हाउस है सर, हम कोई ऐसे बाहर का प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक्सो टाइप का यूज़ नहीं करते, सब कुछ खुद ही इन हाउस बना रखा है, सब कुछ इन हाउस बना रखा है। ब्रोकर से API लेके बस लाइव कर देते हैं। और आप MCX में भी एल्गो चलाते हैं? हाँ MCX में भी चलाते हैं। तो वो आप कितना, मतलब उसमें आपकी कैपिटल की कितनी रेशियो आपने MCX में करी? नहीं, तो MCX का काम यूजली ना क्लोज टू एक्सपायरी होता है, तो 2 ही एक्सपायरी करते हैं, क्रूड और NG की। वो क्लोजर टू एक्सपायरी काम होता है। जैसे NG का तो शायद 15 दिन पहले से हो जाता है, क्रूड का क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है तो सिर्फ लास्ट हफ्ते में काम करते हैं बस। और उसमें कितनी रिटर्न आ जाती है? तो अब रिटर्न्स का मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ऐसे एलोकेशन पे बताना थोड़ा सा भी टफ रहेगा, मेरे पास वो नंबर्स नहीं है, बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मतलब उस लास्ट हफ्ते में क्योंकि क्या होता है, क्रूड का काम ना इंट्राडे काम होता है और 3:30 के बाद होता है, क्योंकि 3:30 से आप 11 बजे तक काम कर सकते हो। तो हम उसके रिटर्न्स एक्चुअली देखते भी नहीं है कि क्यों रिटर्न आई, क्योंकि वो फंड तो मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था 3:30 के बाद का। तो मेरे को 0.5 0.2 भी रिटर्न आ गई उस हफ्ते में, मेरे लिए बहुत है।
तो उसी रेंज 1% से नीचे नीचे ही रहती है बस। 1% हाँ। तो जो 0DT हम लोग इसमें करते हैं बैंक निफ्टी में, वो क्रूड में भी करते हैं आप? वो हाँ क्रूड में करते हैं। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग ऑन क्रूड में, मतलब लास्ट हफ्ते में करते हैं। अच्छा, लास्ट हफ्ते हाँ, में, नॉट जस्ट 0DT। ओके। तो एक बात बताइए, जैसे आपने MCX शुरू किया जी। तो उसमें इतना ज़्यादा ऑप्शंस वर्क करती हैं कंपैरेटिवली? नहीं, लिक्विडिटी के चैलेंजेस तो हैं लास्ट हफ्ते में, लेकिन लिक्विडिटी आ जाती है, वो भी 3:30 के बाद आती है। क्योंकि मैंने liquidity। जनरली यही सुना है कि क्रूड और उसमें NG में ऑप्शंस में इतना काम होता ही नहीं है। नहीं, फंड आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं लगा पा रहा हूँ तो आप लोग लगा सकते हो, या हर कोई लगा सकता है, मैं ये मानता हूँ। तो फंड तो एलोकेट हो सकता है, बट हाँ थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग देखनी है कि हाँ आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा स्लिपेजेस ज़्यादा होती हैं। और गोल्ड सिल्वर में नहीं करते नहीं, आप? गोल्ड सिल्वर में तो बिल्कुल ही बेकार है अभी। तो क्रूड में जैसे आप करते हैं तो फिर आप वो एक्सरसाइज होने देते हैं ऑप्शन को, या आप कवर करके आते हैं? तो सर कोशिश तो यही क्योंकि होता है मतलब कि जैसे आपका इतना बड़ा फंड है और आप करते तो हैं रात में ना, तो सर वही है, हमारे को स्क्वायर ऑफ करना है तो 9 बजे से चालू हो जाता है स्क्वायर ऑफ करना। वो लास्ट में 0DT के तरह तो वेट नहीं कर सकते बैंक निफ्टी की तरह कि तुरंत कट जाएगा। तो 9 बजे से धीरे धीरे पोजीशन कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पोजीशन देख के भी वो फंसाने की कोशिश करता है और फिर वो देता नहीं है, लास्ट में सौदे कट नहीं पाते हैं। तो एक्सरसाइज होना अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए कोशिश करते हैं जल्दी से 9 बजे तक ही, 9 से 10 के बीच में कोशिश करते हैं निकल जाए पूरा। बट हो ही जाता है एक्सरसाइज कभी कभी। इसी बार हुआ था एक्सरसाइज, 25-30 लॉट हो गए थे। आदित्य जी, जैसे आप देख रहे हैं आजकल की जनरेशन टुवर्ड्स स्टॉक्स और टुवर्ड्स शेयर मार्केट बहुत इंक्लाइंड हो रही है, बिकॉज सोशल मीडिया कह लीजिए या डिजिटल वर्ल्ड में उनको बहुत एक्सपोजर है, उनको पता है क्या इजी मनी लगता है, इजी मनी लगता है। इट्स नॉट अ इजी मनी, आई एग्री टू दैट, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट बिजनेस, हमें पूरा टाइम देना होता है। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें? तो क्योंकि हमारी जो ये ऑडियंस है, हम लोग जैसे इंस्टाग्राम है तो बच्चे बहुत एक्सेस करते हैं, बच्चे इन द सेंस जो 12th पास्ड हैं या कॉलेज गोइंग हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें? तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैंने अभी जितने भी अपने अंडर बच्चे रखे हैं सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं, और सब कोई सिर्फ 3 चीज़ों पे चलते हैं। पहला, उनको ज़ीरोधा वार्सिटी से ऑप्शंस होता है स्टार्टिंग का कोर्स, ठीक है। दूसरा होता है कोड विद हैरी करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पाइथन सीखना, ठीक है। तीसरा होता है कि एक्सपेक्टेंसी की इक्वेशन को दिल में बैठा लेना, जो आपको बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इंटू साइज ऑफ विन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इंटू साइज ऑफ लॉस। जब ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास पाइथन जैसा एक पावरफुल टूल है, उसके बाद आप डेटा उठाते हो। डेटा पे आप कुछ भी रैंडमली क्रंचिंग करने लग जाते हो कि भाई जैसे मैंने 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा फ्यूचर खरीदा, नीचे घटा बेचा, इस टाइप से कुछ भी आप क्रंचिंग करते हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आज तक मुझे कोई लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं मिली। तो आप कुछ भी चलाओ, ये हो सकता है कि आपके पैरामीटर्स पे फिट नहीं हो, उसके ड्रॉडाउन ज़्यादा हो, रिटर्न्स कम हो, मार्जिन ज़्यादा लग रहा हो, कुछ भी हो, बट लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी भी चीज़ में एसएल ले रहे हो तो भाई एसएल लेके बाहर हो जाओ, प्रॉफिट बन जाएगा बस। एसएल लेना आना चाहिए, एसएल लेना आना चाहिए, लॉस पर जल्दी से जल्दी लेना आना चाहिए, प्रॉफिट में होल्ड करके रखो, लॉस में तुरंत निकल जाओ। डिसिप्लिन आपके हिसाब से मतलब बहुत बस वही सारी चीज़ ही वही है। कंसिस्टेंसी एंड हाँ, आप एक मैनुअल सिस्टम बना लो, उसको मैनुअली फॉलो करो, उसमें बस ऐसा रखो कि भाई मेरे को कमाना 4 रुपये है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1:2 1:3 होना चाहिए। तो अगर मैं किसी स्टॉक पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इतना सिंपल काम है, एक रिलायंस पकड़ लो आप रोज, ठीक है, उसमें 10 रुपये का एसएल, 30 रुपये का टारगेट, बस आप इसी टाइप का काम करते रहिए, लेकिन एक ही टाइप का काम करिए। लॉन्ग है तो लॉन्ग ही करिए, शॉर्ट है तो शॉर्ट ही करिए। रोज व्यू नहीं चेंज करना कि आज लॉन्ग हो गया, कल शॉर्ट हो गया, परसों लॉन्ग हो गया, वो नहीं, या तो लॉन्ग ही चलिए, को डेली चलाना है। हाँ, लॉन्ग ही चलिए रोज। 10 रुपये का सिंपल सी चीज़ है, लॉस कम, टारगेट ज़्यादा, बस आरआर ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा। तो इससे पैसा बन जाता है? बन जाएगा इससे पैसा। और ये तो लोग हमारे टेस्ट भी, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, आराम से बैक टेस्टिंग हो सकती है। इस टाइप की चीज़ें चल जाती हैं। और मतलब कुछ स्टॉक्स में हो सकता है ये टाइप की चीज़ें नहीं चले तो उनमें आप एंड तक के लिए छोड़ दीजिए, बट ओवरऑल सारी स्ट्रैटेजीज जहाँ पे लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा है वो यूजुअली पैसा अच्छा दे देती हैं। और आप हमारी ऑडियंस को कुछ और बताना चाहें जिसमें कि अच्छा पैसा कमाया जा सके? तो मैं सिंपल बोलता हूँ, देखो स्टॉक्स हमको आते नहीं है करने, मतलब पोर्टफोलियो वाला कि कोई स्टॉक ले लो बढ़ जाए, वो सब चीज़ें तो नहीं आती हैं। हम तो सिंपल एफडी में अपना पैसा लगाते हैं, उसको प्लेज किया, वहाँ से 6-7% आता है। उसके बाद अब जैसे 5 लाख का अकाउंट है, 6-7% वहाँ से आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जैसे आपको स्ट्रैटेजी बताया, आप अगर 2% भी महीने का कमा रहे हो तो आपको 2.5% की मंथ की यील्ड हो गई, बहुत ही अच्छी यील्ड है। 30% आपको पैसा बन रहा है, बहुत ही अच्छे। और इसमें भी आपने अगर म्यूचुअल फंड लगा के वो प्लेज कर दिया है आपने,
तो आपको 24% यहाँ से आ जाएगा, 12-13% म्यूचुअल फंड से आ जाएगा, तो तकरीबन 38% के आसपास आपको पैसा बन रहा है। इससे ज़्यादा तो दिस आई थिंक दिस इज़ मतलब बीटिंग ऑल द सेट क्लास, सब कुछ ही गोल्ड। हम तो इससे भी बहुत कम टारगेट करते हैं कि साइज़ इतना रखिए कि भाई कम में भी आपको मिल जाए अच्छा इन योर पॉकेट। तो आपका जो फेवरेट सेक्टर कौन सा है, बैंक निफ्टी या MCX? हाँ, तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी फेवरेट है क्योंकि उसमें कवरेज ज़्यादा होता है, मूव ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल होता है, तो वोलेटाइल एसेट्स में थोड़ा ज़्यादा पैसा बनता है, अच्छा पैसा बन सकता है। बैंक निफ्टी आपको निफ्टी से बेटर लगता है? हाँ, बैंक निफ्टी से तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप सारी आजकल ये जो 5 एक्सपायरी आ गई हैं पांचों करते हैं या सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं? तो सब कुछ ही हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि बैंक निफ्टी करा जाए। स्टॉक्स पे डाइवर्सिफाई होने की कोशिश हो रही है क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा सा मतलब कि पोर्टफोलियो का जो वो है वोलेटिलिटी है MTM की, वो थोड़ा कम होती है। बट आपने अपनी जर्नी तो स्टॉक से ही शुरू करी थी। हाँ, तो वो ये स्टॉक्स में एल्गोज ना फुली ऑटोमेट पे आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें चाहिए। अब उसमें थोड़े से एक इश्यूज आते हैं, स्लिपेजेस के इश्यूज आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं हैंडल करने की। हो गया तो स्टॉक्स को स्केल कर लेंगे, वरना देखते हैं मैनुअली कितना कर पाएंगे। आप फिन निफ्टी नहीं करते? फिन निफ्टी में नेट में मैं लॉस में हूँ जब से काम स्टार्ट किया है। करते हैं लेकिन नेट में पैसा नहीं बनाया अभी तक। फिन निफ्टी में आपने पैसा नहीं बनाया? नेट में पैसा नहीं बनाया। नेट में अगर मैं उठाऊं जब से स्टार्ट हुआ है, फिर जब इन्होंने नहीं बनाया तो हम काम किया है, बनता है एक हफ्ते, उससे ज़्यादा दूसरे हफ्ते चला जाता है। तो फिन निफ्टी में एकदम स्पाइक आती है और एकदम इतनी बड़ी स्पाइक आती है कि वो संभालना मिड कैप में बन गया, लेकिन फिन निफ्टी में पैसा नहीं बना, नहीं बना। नेट में फिन निफ्टी लॉस में है, बैंक निफ्टी प्रॉफिट में है। हाँ, बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का कवरेज ज़्यादा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर रह जाता है। प्लस हमारा थोड़ा कम रिटर्न वाला काम है ना, इतना मारम मार नहीं है, तो हफ्ते का मतलब 0.2 0.3 टाइप बन जाए या 0.4 टाइप बन जाए बहुत है। तो दूर बैठना पड़ता है, इतना पास आना नहीं पड़ता, तो कवरेज मिल जाता है अच्छा खासा, ये मैनेज हो जाता है, लिक्विडिटी है, ये चीज़ें। तो आदित्य भाई, वैसे मैं पर्सनली आपसे मेरे ख्याल 6-7 साल पहले मिला था। जी सर। जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, और बीच में भी कई बार मिलना हुआ किसी मीटअप में या किसी पार्टी में। तो कुछ सीरियस लग रहे हो पहले तो, मतलब थोड़ा चेहरे पे हंसी और एक मतलब वो भाव खुशी का था। आज क्या बात है, मतलब ऐसा क्यों, सीरियसनेस क्यों है? सर, जब अपनी नेटवर्क पे अच्छा खासा हिट आता है तो रिफ्लेक्ट तो होता ही है ना थोड़ा बहुत। तो अब जो 18 अप्रैल को हुआ है वो तो 18 अप्रैल को क्या हुआ मुझे याद नहीं है, मतलब क्या कोई बहुत ज़्यादा स्पाइक आई थी? तो 18 अप्रैल को 4 जून का तो मुझे ध्यान है। 4 जून को तो कुछ नहीं, 4 जून तो हम प्रॉफिटेबल ही थे। अच्छा। 18 अप्रैल को हुआ क्या, निफ्टी चल रहा था शायद 22,400 चल रहा था, 22,400 से अचानक निफ्टी हो गया 22,000 के नीचे आ गया, और वो भी मुश्किल से 1 मिनट में। वो तो 1 मिनट में 500 पॉइंट की जो कैंडल बनी थी, हाँ, निफ्टी की कैंडल थी। जी जी जी, सारी 3 बजे के आसपास आई थी जो सारी स्ट्रैटेजी, हाँ 3 बजे की नहीं, 1:27 पे, हाँ 1:27। सारी स्ट्रैटेजीज फुल लॉन्ग थी, और उस दिन मतलब तकरीबन 2-3 महीने की कमाई के बराबर पैसे लग गए। ओह माय गॉड। ये है, और लीवर्ड फंड पे चलाते हैं जी जी, तो नेटवर्थ पे हिट हुआ, फंड को स्केल डाउन करना पड़ा, तो उसी से ही अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, आप कुछ हाँ, उससे तो अभी पहले से तो बेटर है, ऑफ कोर्स रिकवर हुआ है, बट जब आप फंड भी कम कर देते हो तो आपको फिर रिटर्न्स भी डबल करनी है ना, अगर फंड हाफ कर दिया आपने तो। आदित्य जी, एक बात बताइए, जैसे उस दिन इतनी अब्रप्ट मूवमेंट आई और आपको लॉस हुआ, तो क्या आपने एनालाइज किया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हमें अपनी जो हम मिस्टेक्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, मेरा मानना ये है कि प्रॉफिट हम कमा लेंगे, लेकिन जिस दिन गलती हुई है उस दिन क्या गलती हुई है, इस पर फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, क्या अगर उस दिन हमारे पास हेज होती तो वो डेंट इतना ही बड़ा रहता या क्या होता? क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि आप एक्सपोजर को ही अपना हेज समझते हैं, तो अगर मान लीजिए 18 अप्रैल को आपके पास हेज होती 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे की, तो क्या ये सिचुएशन कुछ बेटर हो सकती थी? सर, तो पहली चीज़ 200-300 पॉइंट की हेज इतनी एक्सपेंसिव होती है ना कि फिर भी उससे बेटर ऑफ है अगर आप उन सबको क्यूमुलेटिव ऐड कर दो। जो उसमें रोज़ हर बार पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे तो फिर भी बेटर ऑफ ही है। तो हेज के लिए अगेंस्ट तो मैं फिर भी रहूँगा कि नहीं करना चाहिए। बट दैट सेड, जो आप गलती की बात कर रहे हो कि क्या गलती रही है, तो हर लॉस एक गलती नहीं होता, उससे सीखने को मिलता है। जैसे सीखने को मिला कि हाँ भाई, ब्रोकर्स पे एसएल रखने चाहिए, ठीक है,
थोड़ा सा एग्जीक्यूशन, तो हम कुछ कैंडल्स पे काम करते हैं, कैंडल क्लोज पे काम करते हैं। तो कैंडल क्लोज जैसे कुछ 3-3 मिनट की कैंडल क्लोज थी, मूव 1 मिनट में आ गया, तो उनको चेंज करा, तो सिस्टम्स को ऑल्टर करने का मौका मिल गया। ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जो बाइंग, मतलब जैसे हम शॉर्ट गामा की बात कर रहे हैं, प्राइमरीली सेल है, ऑप्शन सेलिंग, कुछ बाइंग ऐसे सिस्टम्स बना दिए जो पॉजिटिव रिटर्न्स दे दें। ये सिस्टम तो लॉस देगा ही देगा उस दिन, बट कुछ ऐसे सिस्टम जो उसका थोड़ा सा लॉस कम कर दें। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें लाइव करी हैं, बस वही किया है। तो बेटर ऑफ कोर्स उससे काफ़ी बेटर हो गया। तो बट वही है कि एक बार फंड वापस उसी लेवल पे पहुंच जाए, वो आ जाए, तो फिर वो तो क्या लॉस अगर बड़ा हो जाए थोड़ा टाइम लगता है। तो हम दुआ करेंगे कि आदित्य जी आपका इक्विटी कब दोबारा मेंटेन हो जाए और ऊपर चला जाए उससे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। उन्हें कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि एक छोटे ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले, करने से पहले, समझने से पहले, और कितने % लॉस जो है एक ट्रेड में वो मैक्सिमम ले? अगर मान लीजिए किसी के पास है ही 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, तो कितना % पे अपना लॉस काट दे? सर मैं देखिए ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग फिर भी गैम्बलिंग है जी, और बड़े ड्रॉडाउन्स पे ही आप कर सकते हो। मैं मतलब अगर आप सिस्टम कोई बनाओगे भी तो भी आपको अच्छा खासा ड्रॉडाउन लेके चलना पड़ेगा जो आपकी सिग्निफिकेंट कैपिटल को वाइप आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे अगर आप कैपिटल से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप मंथ का 10% कमा सकते हो तो आपका मैक्स लॉस डिवाइड बाय 4, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप मंथ में टारगेट करते हो रिटर्न का, आप 4% टारगेट करते हो महीने का मैं कमाऊंगा, तो आपका एक दिन में अगर 2 लाख रुपए से आप काम कर रहे हो, 2000 रुपए का लॉस दिख गया आपको स्क्रीन पे, तो फिर कुछ भी हो काट दो, मार्केट कहीं भी लग रहा है काट दो, बात खत्म, अगला दिन है करने के लिए, आप नेट में पैसे बना लोगे। बस इतना सा आप ध्यान रखना है बस आपको कि एक दिन में 2 लाख रुपए है तो 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लो, बस यही एक गोल्डन रूल है। आप कुछ भी करो, फिर उसके बाद जो मन करे, रिलायंस मन करे खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, 2000 का लॉस लेके एग्जिट करो। किसी दिन तो आपके तरफ चलेगा ना, जिस तरफ आपका व्यू है, उसी दिन आप बना लोगे अच्छे पैसे, सारा 100% तो गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी 50%। अब भाई एक फ्यूचर ट्रेड कर रहा है एक लेवल पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% ऊपर जाने की है, 50 नीचे जाने की है, राइट। तो आप अब उसको कभी मतलब 50 का 60 हो जाएगा, आप हर समय गलत व्यू ले रहे हो तो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपके आएगा ना ऐसा दिन जब आप इकट्ठा पैसा बना लोगे। प्लस दूसरी बात ये, जब आप ऑप्शंस में करते हो तो जैसे फ्यूचर में तो प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई ऊपर नीचे जाने की, ऑप्शंस में तो एक प्रीमियम भी मिल रहा है जब आप शॉर्ट कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गई, तो कितने गलत हो जाओगे आप। जी जी, अगर मार्केट वहाँ भी रही तो आप एटलीस्ट कुछ तो अर्न करो। करेक्ट, तो प्रीमियम जो आ रहा है आपके पास वो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ पैसे दे ही देगा एडिशनल, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कर देगा। जनरली आप जो बेचते हैं वो एट द मनी बेचते हैं या आउट ऑफ द मनी? सर हम तो इन द मनी भी बेच सकते हैं, इन द मनी भी बेचते हैं, बेच सकते हैं। तो सब सारे ही काम है, मतलब तकरीबन 20 से 25 स्ट्राइक्स होंगी अगर मैं किसी इंडेक्स की बात करूं तो जिसमें कर रहे हैं काम, तो OTM से लेके ITM तक होता ही है। बट अगर एक बार कुछ फंड से तो इन द मनी भी चल ही रहा है, ऐसे नहीं है। अच्छा ट्रेंड खेलना है तो इन द मनी बेचना पड़ेगा। फ्यूचर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो फ्यूचर्स की भी स्ट्रैटेजी ऑप्शन से ही ट्रेड करते हैं सिंथेटिक बना के, तो उनमें इन द मनी जाना पड़ता है डेल्टा को गेन करने के लिए। तो आप जैसे अभी आपने वो वर्ड यूज़ किया सिंथेटिक बनाकर, जी, तो फिर आप एक बात बताइए, सिंथेटिक बनाने का तो मतलब यही हुआ कि आपने फ्यूचर बाय किया और उसके सामने एक पुट ले ली? नहीं, या सिंथेटिक का मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें बाय करना है तो एक कॉल बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे। करेक्ट, ओके। तो मेरा जो पे ऑफ है वही सेम होगा फ्यूचर के बराबर। फ्यूचर में मेरे को कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, स्लिपेजेस ज़्यादा होंगी, ऑप्शंस में नहीं होंगी। ओके, ये चीज़ हुई। और सेकेंडली सिंथेटिक का करने का मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने आज सिंथेटिक बनाया, अगर किसी वजह से ये लॉस में भी हैं तो उसका M2M सेटल तभी होगा जब ये काटेंगे। सो इनको वो रोज़ डेली M2M नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग लंबी वो करते हैं वो सिंथेटिक करते हैं, क्योंकि अगर मान लो उसमें 2% ड्रॉडाउन, जैसे आज बैंक निफ्टी गिर गई, कल बढ़ गई, तो इनको वो जेब से M2M नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पोजीशंस इतनी ह्यूज हैं कि ये मतलब M2M देते देते ही जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए उसको ये लोग सिंथेटिक बना लेते हैं। चलिए, एक अच्छी नई चीज़ मुझे भी सीखने को मिली है। सर इसमें मैं थोड़ा आपको बोलूँगा, एक्चुअली M2M मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, क्योंकि वो मार्जिन में ऐड हो ही जाता है, तो आपके मार्जिन तो बढ़ ही गए, एक मार्जिन बढ़ गए, लेकिन फिर भी जैसे अगर M2M मान लीजिए नेगेटिव चल रहा है आपका, हाँ, तो उसमें तो अपफ्रंट देना ही पड़ेगा ना आपको। तो वो मार्जिन भी तो आपको देना ही है ना अपफ्रंट, तो आपका मार्जिन में बढ़ गया। उसने आपसे लेजर नहीं डेबिट किया आपका, उसने
ब्रोकर ने आपका, लेकिन आपका मार्जिन 1 लाख की जगह 1,20,000 कर दिया, अगर 20,000 का M2M है तो 1,20,000 ही मांगेगा ना अगले दिन आपको ब्रोकर उस सौदे में रहने के, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, ये चीज़ है, बट फिर भी वो चीपर है क्योंकि ब्रोकरेज कम है। ब्रोकरेज भी कम है। अब उसमें क्या होता है, लोग मान लो जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स भी हैं आज की डेट में, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि फ्यूचर में स्लिपेजेस ज़्यादा है ना, 5-10 रुपये का स्प्रेड होता है, ऑप्शंस में आप पूरा वही पे ऑफ ले सकते हो और कॉस्ट शायद उसकी 1/10 होगी। ये है, तो अगर कोई फ्यूचर भी हम काम करते हैं, फ्यूचर बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं, तो वो भी ऑप्शंस के थ्रू ही एग्जीक्यूट करते हैं। इनफैक्ट हर कोई ट्रेडर शायद ऐसे ही करता है। जी जी, जहाँ पे भी क्वांटिटी आ जाए वहाँ पे ऑप्शंस पे Correct. स्विच ओवर होता ही हाँ, होता है। जी, एग्जैक्टली। लिक्विडिटी मिल जाती है, एग्जिट अच्छा मिल जाएगा आपको। भाई निफ्टी में तो दिसंबर तक की भी लिक्विडिटी मिल जाती है ना इन्हें। आदित्य जी, आप हमारे शो में आए, आज हमारी ऑडियंस को एक कम्प्लीटली डिफरेंट नॉलेज मिली है, क्योंकि बहुत कम ऑडियंस है जो कि ऑप्शंस इतना समझती है, लेकिन जो समझती है उनके लिए आज आपने उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप कोई और कुछ बताना चाहते हैं या कुछ आप कोई और आप एक प्रॉफिट शेयरिंग कोई स्ट्रैटेजी और शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बताइए आप। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रैटेजीज तो काफ़ी सारी हो जाती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ना अभी हम कहीं इधर उधर स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब वो स्ट्रैटेजी चलाई, कल लॉस आ गया तो आपको लगेगा वो स्ट्रैटेजी ख़राब है। जब तक आप खुद स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, खुद डेटा को नहीं देखोगे, तब तक आपको कन्विक्शन नहीं आएगा चलाने का। वो कन्विक्शन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आप, अगर आपने स्टॉप लॉस ले रखा है और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 से ज़्यादा है, तो आप पैसे तो बना ही लोगे अल्टीमेटली। बात है वो कन्विक्शन का कि आज मेरा लॉस हुआ तो कल मैं चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे रोज़ चलानी है तभी मैं पैसा बनेगा। मुझे नहीं पता किस दिन बनेगा, लेकिन मैं रोज़ चलाऊंगा तो ही पैसा बनेगा। तो मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बता दूं और कल को उसमें लॉस आ जाए, परसों उसको नहीं चलाओगे, क्योंकि आपका कन्विक्शन नहीं है ना। खुद आपके सीखो, खुद मेहनत करो, खुद आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, जैसे बैकिंजो हो गया या एल्गो टेस्ट हो गया, स्टॉक मॉक हो गया, आप वहाँ पे बैक टेस्ट करो कुछ स्ट्रैटेजीज, उनको लाइव करो, आपका कन्विक्शन तो है एटलीस्ट उनमें। बैक टेस्ट करने से एटलीस्ट यू आर कॉन्फिडेंट कि Yes. जो मैं कर रहा हूँ वो वो सही है पास्ट कि में नहीं है। चली है, आगे भी चलेगी। जी, और टेक्नोलॉजी तो अब इतनी एडवांस हो ही गई है कि आप सब चीज़ बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें इशू आता है। हाँ, मैक्सिमम मतलब कस्टम चीज़ें आप कस्टम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें बैक टेस्ट आप बैक कर टेस्ट हो सकते हैं। सकते हाँ, हैं। कुछ एक चीज़ें। थैंक यू सो मच आदित्य जी आपका आने के लिए और हमारी ऑडियंस को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने थैंक के यू सो मच फॉर और मुझे लगता है कि हम आपसे बड़ा ट्रेडर कोई लिए। देखा ही अभी नहीं तो हमने। हाल फिलहाल तो शो में नहीं ला सकते, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ जो आपसे बड़ी कैपिटल से ज़्यादा ट्रेड करता हो। तो थैंक यू यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। जी सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। चलिए, थैंक यू सो मच।